हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था आज उसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे फाइंड करते हैं। है तो बहुत छोटा पॉइंट लेकिन कंफ्यूजिंग भी बहुत है, तो बहुत ध्यान से देखना। सपोज मैं दो वेक्टर लेता हूं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। इस वेक्टर को मैं नाम देता हूं वेक्टर ए, इस वेक्टर को मैं नाम देता हूं वेक्टर बी। मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूं? तो क्या करना है, अगर मैं इस वेक्टर को यहां से उठा के मैं यहां रख दूं, पैरेलली शिफ्ट कर दूं, तो ये वेक्टर चेंज होगा क्या? पैरेलली शिफ्ट करने से डायरेक्शन चेंज होगा क्या? पैरेलली शिफ्ट करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और मैंने शिफ्ट किया है तो उसका लेंथ भी नहीं चेंज हुआ होगा। तो पैरेलली शिफ्ट करने से ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होगा तो वेक्टर सेम रह जाएगा, क्योंकि वेक्टर को चेंज होने के लिए या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। दोनों में से एक भी अगर चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो जब मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो ये वेक्टर तो चेंज होगा नहीं, या फिर इसको भी पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? या तो इसका लेंथ चेंज कर दो, लेंथ चेंज करने का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, और रोटेट करने से सर्टेन एंगल से मैंने रोटेट कर दिया, तो जो डायरेक्शन ये था अब डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो जो वेक्टर ए मैं कह रहा था, अगर मैं रोटेट करके ये कर दूं तो वेक्टर अब ए नहीं रहेगा, कोई नया वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता। और कैसे नहीं चेंज होता है? मान लो यही वेक्टर है, मैं इसको 360 एंगल से रोटेट करवा दूं तो देखो वापस हो गया। तो चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। अब 360 टाइम्स 360 इंटू 2 टाइम्स घुमाओ या 360 इंटू 3 टाइम्स घुमाओ, यानी 360 इंटू इंटीजर n का वैल्यू 1 2 3 4, इस तरह से जितना बार भी घुमा दो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर इसके अलावा किसी एंगल से घुमाए, अगर इसके अलावा किसी एंगल से रोटेट करवाए तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। मान लो 180 से रोटेट करवाया, 180 से रोटेट करने से देखो तो ये रोटेट कर दिया, 180 रोटेट करने से वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर इधर वेक्टर पॉजिटिव था तो इधर वेक्टर निगेटिव हो जाएगा। तो अगर मान लो सपोज इसी वेक्टर को मैं रोटेट करके ये इस डायरेक्शन में कर दूं तो ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस ए बन जाएगा। इसका मतलब है कि वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट करने से वो वेक्टर निगेटिव बन जाता है। तो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। कुल मिलाकर के ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस ए होगा। कब? जब डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट करने से उस वेक्टर में निगेटिव साइन आ जाता है। क्लियर है? लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज करेगा क्या? नहीं चेंज करेगा। तो अपने को इन दोनों के बीच एंगल चेक करना है, तो वेक्टर चेंज नहीं करना है। वेक्टर चेंज नहीं करना है, जब मुझे वेक्टर चेंज नहीं करना तो इसका मतलब इसको पैरेलली शिफ्ट करना है, इसको भी पैरेलली शिफ्ट करना है। अब पैरेलली शिफ्ट करके करेंगे क्या?
दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं? इस वेक्टर का टेल ये और इस वेक्टर का टेल ये, दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिलाते हैं एंगल देखने के लिए। बहुत क्लियर होना चाहिए। एंगल कैसे देखते हैं दो वेक्टर का? टेल से टेल मिला करके, प्रोवाइडेड वेक्टर नहीं चेंज होना चाहिए। और वेक्टर चेंज कब नहीं होगा? जब मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा, इसको भी पैरेलली शिफ्ट करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों का एंगल चेक करने के लिए दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना अपने को। और मैंने कैसे बोला कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं? टेल से टेल मिला करके। दोनों का टेल मिलाओ। अब दोनों का टेल मैं कैसे मिलाऊंगा? इसको उठा करके पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहां ले आऊं, क्लियर है? या इसको उठा करके पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहां ले आऊं, तो एंगल फाइंड हो जाएगा। अब तुम इसको उठाकर यहां लाओ, ये इसको उठाकर यहां ले आओ, तो सिचुएशन क्या बनेगा? फाइनली ये वाला वेक्टर मैं इधर दिखा देता हूं, इस वेक्टर को ए इधर दिखा देता हूं। ये वेक्टर यहां था सपोज, तो इसको उठाकर यहां लाओ या इसको उठाकर यहां लाओ, तो कैसा सिचुएशन बनेगा? ये वेक्टर मेरा ए था और ये वेक्टर, ये देखो, दोनों का मैंने टेल से टेल मिलाया। कैसे? पैरेलली शिफ्ट करके। या तो इसको यहां ले गया या इसको यहां ले आया। तो मैंने नया डायग्राम दिखा दिया, इसमें नहीं दिखाया। दोनों का मैंने क्या किया? टेल से टेल मिला दिया। अब टेल से टेल मिलाया तो एक एंगल ये दिख रहा है और ये दूसरा एंगल दिख रहा है। दोनों वेक्टर के बीच जो होता है वो स्मॉलर एंगल होता है। लार्जर एंगल नहीं देखते दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, स्मॉलर एंगल। तो ये मैं लिख करके मैं इसको कट कर दे रहा हूं। इसका मतलब ये एंगल अपने को नहीं लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है। मैं थीटा बोल रहा हूं इसको, तो मैं थीटा को क्या बोलूंगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो थीटा क्या है यहां? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आपको क्लियर हो गया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिसाइड करते हैं? टेल टू टेल मिला करके। बहुत ध्यान रखना, टेल टू टेल, हेड टू टेल नहीं। क्लियर है? टेल टू टेल। तो और टेल टू टेल मिलाते हुए कंडीशन क्या रखना है ध्यान? कि दोनों वेक्टर चेंज ना हो। मतलब मूवमेंट कैसा करवाना है? पैरेलली। तो यहां पर थीटा क्या हो गया? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दोनों वेक्टर के बीच जो स्मॉलर एंगल होता है वही एंगल दोनों वेक्टर के बीच का लेते हैं, इसलिए मैंने ये एंगल नहीं लिया। तो आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने आ गया। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूं, सिंपल सा एक दो क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। सपोज आपको क्वेश्चन ये दे दे, ये मान लो 120 डिग्री दे दे ऐसे, और आपसे पूछे, इस वेक्टर को मैं ए बोल दिया, इस वेक्टर को बी बोल दिया, आपसे ये क्वेश्चन कहे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ। क्लियर है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं? टेल से टेल मिलाकर। अच्छा, मैं पहले डिफाइन भी कर ही लेता हूं। यहां पर मैंने हेडिंग जो दिया था, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, उसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑब्टेन्ड by joining tail to tail, provided two vectors
two vectors remain unchanged, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसको किसी एंगल से नहीं घुमाना है, पैरेलली शिफ्ट करना है। और क्या, रिमेन्स अनचेंज, यहां लिख देता हूं। और क्या बोलूंगा, द स्मॉलर एंगल, क्योंकि दो एंगल बनने जा रहा है, एक लार्जर एंगल एक स्मॉलर एंगल। द स्मॉलर एंगल between them will be angle between two vectors। तो जो मैंने जो बोला था, जो एक्सप्लेन किया था, उसको मैंने लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दिया। कोई जरूरी नहीं था कि लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जाए, क्योंकि ये आपसे पूछने नहीं जा रहा कोई कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का डिफाइन करो। ये समझना है, बहुत छोटा पॉइंट है जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही छोटा पॉइंट है, बल्कि बहुत लोग इसको पॉइंट की तरह तो एक्सप्लेन भी नहीं करते। तो क्लियर है, लैंग्वेज भी मैंने लिख दिया। अब मैं वही क्वेश्चन दे दे रहा हूं। सपोज ये क्वेश्चन दे दे आपसे, वेक्टर ए वेक्टर बी। फिर से मैं बोल रहा हूं, कभी भी लाइन खींचने से वेक्टर नहीं होता, एरो देना पड़ता है, तभी तो डायरेक्शन पता चलेगा किधर है। तो मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये बता दिया गया कि ये एंगल 120 डिग्री है। तो बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना। तो मैंने एंगल देखना कैसे सिखाया, बाय ज्वाइनिंग टेल टू टेल, टेल से टेल मिलाओ। अभी टेल टू टेल मिला हुआ है क्या, इसके हेड से इसका टेल मिला हुआ है, तो अभी तो नहीं मिला हुआ है, तो अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते, तो अपने को टेल से टेल मिलाना पड़ेगा। टेल से टेल मिलाने के लिए या तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो देखो तो टेल से टेल मिल जाएगा। अब इसको शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ लाओगे तभी बताओगे, तुम इमेजिन करो कि यहाँ शिफ्ट कर दिया, इमेजिन करो कि शिफ्ट कर दिया, ऐसा ही बनेगा ना। जरूरी नहीं कि यहाँ रखना ही है, अपने को तो एंगल देखना है सिर्फ। तो इमेजिन किया कि यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, टेल टू टेल मिल गया। अब टेल टू टेल मिल गया तो देखो तो यही तो एंगल होने जा रहा है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यही तो है, क्योंकि यह स्मॉलर एंगल है। लार्जर एंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो अपने को स्मॉलर एंगल देखना था, यानी कि मेरा थीटा क्या है, ये है, और थीटा का वैल्यू यहाँ कितना होने जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर का एंगल 180 होता है, ये 120 है, तो जाहिर है ये 60 होगा, यानी थीटा कितना होने जा रहा है, 60 डिग्री। तो इस तरह से आप दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी जरूरत पड़े तो फाइंड करना। फिर से बोल रहा हूं, कैसे, टेल टू टेल मिला करके, प्रोवाइडेड डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, ये बात बहुत क्लियर रहनी चाहिए। तो अब हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, एक मैं डायग्राम बनाता हूं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब मान लो यहां पर मैं कंडीशन ये लेता हूं कि जो लेंथ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, वही वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है। मैं ऐसा कंडीशन देता हूं, और अब मैं पूछता हूं फाइंड एंगल बिटवीन, फर्स्ट में
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सेकंड में वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, थर्ड में वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। कितना होगा? ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे ये तुम्हें पता चला तीनों साइड्स इक्वल है, तो यहां से तुम कंफर्म, तुम सोच सकते हो, खुद से सॉल्व कर लो। इसके लिए तुम वीडियो को पॉज कर दो, खुद से सॉल्व कर लो, और फिर मैं अभी करने चाह रहा हूं उसको देख चेक कर लो आप कि जो तुमने सही किया है या नहीं किया है। हाँ, तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अब आंसर। तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल 60 60 60, ये 60 ये 60 ये 60, ये तो अपने को पता चल गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या यही एंगल दो वेक्टर के बीच का है क्या, क्योंकि कैसे चेक करना अपने को, टेल से टेल। तो मैं क्या करता हूं, पहले ए और बी का देखता हूं। तो ए और बी का टेल टू टेल मिला हुआ है क्या? ए का हेड बी के टेल से मिला हुआ है। अब ए का हेड बी के टेल से मिला हुआ है, तो मुझे टेल टू टेल मिलाना है। तो मैं क्या करता हूं, इसी को मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं। इमेजिन सिर्फ करो ना, कर दिया ए को। अब ए और बी का टेल टू टेल मिल गया, क्योंकि ए का टेल यहाँ है और बी का टेल यहाँ है, तो दोनों का टेल टू टेल मिला हुआ है। अब ए और बी के बीच का एंगल ये, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। अपने को कौन सा एंगल देखना? स्मॉलर एंगल। यही मेरा θ1 बनेगा, जो कि ए और बी के बीच का बोल रहा हूं। और ये कितना हो जाएगा? ज्योमेट्री से ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर का एंगल 180, तो θ1 कितना? 120। वैसे ही बी और सी का देखो तो इसका हेड और इसका टेल मिला हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, टेल टू टेल मिलाने के लिए इसको मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं। तो मैं बी को क्या करता हूं, पैरेलली आगे शिफ्ट कर दिया। लिखना जरूरी नहीं है, समझना सिर्फ है। तो अब क्या हो गया, बी और सी के बीच का एंगल क्या हो गया? ये हो गया। इसको मैं θ2 कहता हूं। और देखा जाए तो θ2 भी 120 ही होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये 120, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होगा। इसी को तो मैं एक्सटेंड किया हूं, पैरेलली शिफ्ट किया हूं, तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है 180, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो बी और सी के बीच का एंगल भी 120। अब सी और ए का आ जाओ, इसका फिर से क्या मिला हुआ है? हेड टू टेल। अपने को कैसे देखना है? टेल टू टेल। इसको मैं एक्सटेंड करके यहां लाता हूं। सी और ए का टेल टू टेल का एंगल ये है, और ये भी कितना हो जाएगा? 120। इसको मैं θ3 बोल रहा हूं, तो ये भी कितना हो गया? 120। यानी तीनों का आंसर कितना होने जा रहा है? 120। तो दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे फाइंड करना है मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, और एग्जाम्पल भी दो दे दिए। इतना समझाने के लिए काफ़ी है कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशन का लॉ है वो दो तरीके से लिखते हैं। दो वेक्टर के लिए, दो वेक्टर का जब एडिशन करना हो तो उसके लिए एक लॉ होता है ट्राइंगल लॉ और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ।
तो अभी तो हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख रहे हैं। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दो वेक्टर्स के लिए। क्लियर है? तो दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ट्राइंगल लॉ में कैसे ऐड करते हैं, वो मैं समझा रहा हूं। ये किसके लिए, किसके एडिशन के लिए है? टू वेक्टर्स के लिए है। क्लियर होना चाहिए ये बात। टू वेक्टर्स के लिए ये लॉ यूज करते हैं। तो फिर से मैं दो वेक्टर्स लेता हूं, वेक्टर ए और ये मेरा वेक्टर बी। क्लियर है? दो वेक्टर है मेरे पास। अब इन्हीं दोनों को मुझे ऐड करना है। इन दोनों को कैसे मैं ऐड करूं? तो क्या करते हैं ट्राइंगल लॉ में, एक ट्राइंगल लॉ को कैसे ऐड करते हैं, एक के हेड को दूसरे के टेल से मिलाते हैं। एंगल में कैसे बोल रहे थे? टेल टू टेल। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या? हेड टू टेल। क्लियर, ध्यान रहना चाहिए। वेक्टर एडिशन में तो क्या करना अपने को, एक का हेड को दूसरे के टेल के पास, तो इसके हेड के पास इसका टेल ले आओ या इसके हेड के पास इसका टेल ले आओ। तो मैं क्या करता हूं, इसके हेड के पास इसका टेल लाता हूं। मैं अगला डायग्राम दिखाता हूं। ये ए वेक्टर था मेरा और ये बी वेक्टर है। क्लियर है? ए वेक्टर बी वेक्टर, हेड टू टेल मिला दिया। ए के हेड के पास बी का टेल लाया। अब क्या करो, ए के टेल को बी के हेड से मिलाओ। मैं मिलाता हूं, मिला दिया। लेकिन मैंने इसको एरो नहीं दिया है। एरो नहीं दिया तो ये वेक्टर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो मुझे एरो देना पड़ेगा। अब एरो मैं इधर दूं या इधर दूं, तो मैं इधर देता हूं। क्यों दिया वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान देना, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये जो वेक्टर बनेगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और वेक्टर सम को बोलते हैं रिजल्टेंट। वेक्टर सम को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। कुछ लोग इसको आर भी लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका वेक्टर सम, इसका वेक्टर प्लस इसका वेक्टर का सम, दोनों वेक्टर के सम को रिजल्टेंट बोलते हैं। तो मैं इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहा हूं और रिजल्टेंट को मैं क्या बोल रहा हूं? आर, जो कि है क्या? इन दोनों का वेक्टर सम, ए प्लस बी वेक्टर का सम। अब मैं एरो इधर लिया, एरो इधर नहीं लिया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ट्राइंगल लॉ के एडिशन में कैसे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर ऐसे बोलते हैं, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों वेक्टर ऑर्डर में हैं। पहले पॉइंट मैं समझा देता हूं। ये दोनों वेक्टर मैं बोल रहा हूं ऑर्डर में है। ऑर्डर में कहने का मतलब एक के हेड के पास दूसरे का टेल हो तो बोलते हैं वेक्टर्स ऑर्डर में है। क्लियर हुआ या नहीं? अगर एक के हेड के पास दूसरे का टेल हो, जितना भी वेक्टर्स हो, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं हम लोग कि ऑर्डर में है वेक्टर। तो ये दोनों ऑर्डर में है? ये दोनों ऑर्डर में है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों का हेड हेड जुड़ा हुआ है, हेड टेल नहीं जुड़ा हुआ है। हेड टेल जुड़ा हुआ हो तो बोलते हैं ऑर्डर में है। ये ऑर्डर में नहीं है, ये अपोजिट ऑर्डर में है। ऑर्डर में कैसे होता? अगर ये एरो यहां ना दे करके हम यहां एरो दिए होते तो ये दोनों ऑर्डर में होता। लेकिन अगर मैं ऐसे एरो दे रहा हूं तो मैं बोलूंगा क्या? अपोजिट ऑर्डर में है। क्या मैं बोलूंगा?
अपोजिट ऑर्डर में है। क्लियर है? तो यहां पर कैसे एक्सप्लेन करते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को? कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, if vector A and vector B are two vectors taken in order as a side of triangle। फिर से मैं बोल रहा हूं, if vector A and vector B are two vectors taken as sides of triangle in order में है ना, then third side of the triangle represents resultant मतलब क्या? वेक्टर सम। रिजल्टेंट करने का मतलब वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स इन अपोजिट ऑर्डर, नॉट ऑर्डर। क्लियर है या नहीं? कि किया अपोजिट ऑर्डर में। ऑर्डर में कब होता? जब हेड टू टेल होता। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कभी कभी इसका डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कुछ लोग, हो सकता है आपके बोर्ड में ही पूछ ले 11th के एग्जाम में कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एक्सप्लेन करो। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डायग्राम तो यही है, डायग्राम यही है। अब मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। बाद में डेफिनेशन के बाद अगर तुम्हें नोट कॉपी बनाना है तो डेफिनेशन के बाद यही डायग्राम नोट करना है तुम्हें। तो मैं ये वाला सिर्फ हटा देता हूँ डेफिनेशन लिखने के लिए। तो डेफिनेशन क्या है? इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स are sides of a triangle, कैसे? टेकन इन ऑर्डर करने का मतलब हेड टू टेल। देन थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल represents resultant करने का मतलब वेक्टर सम। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट मतलब क्या? रिजल्टेंट करने का मतलब वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स। Resultant of two vectors in opposite order, not order, in opposite order। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। मैंने 10+ ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है समझने में। तो तुम इसे छोटे पॉइंट मत समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हो सकता है कि बहुत लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो। तो बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि अगर दो वेक्टर को ऑर्डर में लूं एज ए साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों का वेक्टर सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? ये है अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया बात? अब
ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको फील करवाना चाहता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये फील आना जरूरी कि मैं कर क्या रहा हूं, रट्टा नहीं मारना अपने को। फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अगर समझ गए तो फिर चीजें बहुत ही आसान है, और अगर नहीं समझे तो रट्टा मारने से काम भी नहीं चलने वाला। ये बात ध्यान रखना। हाँ, तो ये कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं। सपोज अब मैं इसको समझा रहा हूं कि ये कर क्या रहा हूं। अगर इसका लेंथ अगर एज ए ट्राइंगल में मानूं तो इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं 2, इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं 3। ठीक है, तो अगर ये 2 है और ये 3 है तो क्या ये तुम्हें 5 दिखता है क्या? ये 5 होगा क्या? कभी नहीं हो सकता 5। ये अगर 2 लेंथ है और ये 3 लेंथ है तो ये 5 कभी हो ही नहीं सकता। 5 किस कंडीशन में होता कि 2 ऐसे रहता और 3 ऐसे रहता, तो ये 2 और ये 3, तब ये 5 होता। देख लो, लेकिन ये 5 नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी ये लेंथ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलो या इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बोलो या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलो, अभी के अकॉर्डिंग 5 नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? जाहिर है ये 5 से कम है। फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, इसको मैं इस तरह से, जिस तरफ ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उधर ही मैं बी की तरफ करके बी का करके दिखाता हूं। तो ये 3 और ये 2, तो ये 5 होगा, लेकिन ये 5 नहीं होगा। ये 5 नहीं होगा मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 5 नहीं है। इसका मतलब है कि ये a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, ये चीज ये और ये तो एक ही चीज है, इसको मैं हटा देता हूं। ये और ये बिल्कुल अलग है। इसको मैं क्या बोलूंगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है? a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। तो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं इक्वल है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड का। इसका मतलब है अलजेब्रा में 2 प्लस 3 तो 5 होता है, लेकिन वेक्टर में 2 प्लस 3 5 नहीं होता। वेक्टर में वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 वेक्टर 5 नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर को ऐड करने का एक अलग तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो आगे सिखाएंगे, बस तुम्हें ये फील होना चाहिए कि वेक्टर को जोड़ने का तरीका अलग है अलजेब्रा से। अलजेब्रा में 2 प्लस 3 5 होता है, लेकिन वेक्टर में 2 प्लस 3 5 नहीं होता। क्या होता है वो तो बाद में सीखेंगे, लेकिन ये फील आना चाहिए कि ये इससे डिफरेंट है। वो तो डायग्राम से ही पता चल रहा है। क्लियर है या नहीं? तो यहां से मैं बता सकता हूं कि ये 5 नहीं है तो 5 से कम ही होगा। जाहिर है 5 से कम है ये वाला क्वांटिटी। अब मैं क्या करता हूं,
अच्छा, ए और बी के बीच का एंगल क्या है वो आपको दिख रहा है, पहले से सिखा दिया गया। ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल ये। क्लियर है? अगर मैं बी को यहां ना करके मैं बी को यहां कर देता हूं ये, तो आपका ए प्लस बी क्या हो जाएगा? देखिए तो, जो ए प्लस बी ये था, अभी ए प्लस बी का हो गया। मैंने बी को यहां से हटा करके मैं डॉटेड में दिखा दे रहा हूं, बी को यहां ना करके मैंने यहां कर दिया, तो जो ए प्लस बी ये था, इसको हट के इसको मैं डॉटेड से दिखा देता हूं। पहले यहां था, ए प्लस बी यहां था, अभी ए प्लस बी ये हो गया। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। इस लेंथ से ये लेंथ ज्यादा है। मतलब हुआ क्या, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मैंने कम कर दिया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? बढ़ गया। और एंगल कम करो, और एंगल कम किया, और एंगल कम किया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और बढ़ गया। इस लेंथ से ये लेंथ और ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने ए और यहां से दिख रहा है कि ए और बी के बीच के एंगल को मैं जैसे जैसे कम कर रहा हूं, वैसे वैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और अगर मैं बी को ऐसे कर दूं, तो रिजल्टेंट, ये 3 था, ये 2 था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 5 आ जाएगा। और अगर मैं बी को ऐसे कर दिया, बी को मैं ऐसे कर दिया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख लो और घट जाएगा। यहां जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था उससे भी कम हो जाएगा। देखो मैं थीटा बढ़ा दिया। अगर मैं बी को ये कर दिया, तो रिजल्टेंट देखो तो हेड टेल मिला हुआ है, ए का हेड बी का टेल, और अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट ये बनेगा। तो मैंने बी को और इधर कर दिया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और घट गया। देख लो लेंथ घट गया। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। अगर ये है बी, तो थीटा ये बन जाएगा। क्लियर है या नहीं? मैं यहां दिखा दे रहा हूं। अगर ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो थीटा कहां? टेल से टेल मिला के देखना है। ए को मैं इधर ले आता हूं, ये एंगल, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये। तो कुल मिलाकर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। ए और बी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ही, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो डिपेंड कर रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना हो रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। फाइनली अपने को ये समझ में आना चाहिए कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ कितना होगा, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ या नहीं? तो अपने को ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों के एंगल पर डिपेंड करता है, थीटा पर। अब थीटा जैसा होगा वैसा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो वेक्टर को जोड़ने का तरीका अलजेब्रा से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है वो तो आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इतना समझ में आ जाना चाहिए कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है बात? अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं निकालना चाहता हूं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो फाइंड करने जा रहा हूं मैं। तो फिर से दो वेक्टर का ट्रायंगल से कैसे ऐड करते हैं, ट्रायंगल लॉ से, वो अपने को पता है। तो मैं वो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। तो रिजल्टेंट देख लो, ट्रायंगल में हेड टेल मिलाया है मैंने, क्लियर है, हेड टेल मिलाया हुआ है मेरा। अब क्या करते हैं, मैं रिजल्टेंट दिखाता हूं। तो रिजल्टेंट क्या, ये ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होता है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, क्लियर है। दोनों के बीच का एंगल कहाँ है, तो वो अपने को पता है, यही एंगल है दोनों के बीच का, क्योंकि इसको एक्सटेंड करके देख लेंगे टेल टू टेल। तो इसको एक्सटेंड करना जरूरी नहीं, समझना सिर्फ है, क्लियर है। तो ये थीटा, तो थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। इसको रिजल्टेंट को आर भी बोल सकते हैं, कुछ लोग आर भी बोलते हैं। आर मतलब रिजल्टेंट, मतलब दोनों का वेक्टर सम। तो ये लेंथ मैं कैसे फाइंड करूं, इस लेंथ को फाइंड करने का बहुत ही इजी मेथड मैं दिखाता हूं। कैसे, मैं क्या करता हूं, ये दोनों मिला हुआ है, ये दिख रहा है अलग भले, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, कोई कंफ्यूजन ये नहीं रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, सही है। मेरा रिजल्टेंट, अगर मैं इसे O बोलूं, इसे P बोलूं, इसे Q बोलूं, और इसे मैं Q डैश, ऐसे को बोलते हैं Q डैश, क्लियर है। मुझे किसका लेंथ चाहिए, इसका रिजल्टेंट। मैंने बताया था किसी वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब वेक्टर का लेंथ, बताया था ना। अगर किसी एरो को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस एरो का लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये लेंथ कितना होगा। तो ये लेंथ मैं कैसे निकालूंगा, बहुत आसानी से निकाल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ये बेस इस ट्रायंगल के लिए, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, क्लियर है। तो ये अपने को पता करने के लिए, ये लेंथ तो पता है, ये लेंथ मतलब क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये लेंथ और ये लेंथ अपने को फाइंड करना है। तो बहुत आसानी से ये लेंथ और ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस और एंगल पता हो तो बेस और परपेंडिकुलर तो निकाल ही सकते हैं। कैसे, फॉर ट्रायंगल पी क्यू डैश, मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू डैश अपॉन हाइपोटेन्यूस पी क्यू डैश इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। और पी क्यू क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं या सिंपली बी भी लिख सकते थे, याद करो, मैं बी साइन थीटा भी लिख देता हूं, सही है। पता चल गया आपने को क्यू डैश।
तो ये कितना है b साइन थीटा। अपने को ये लेंथ पता चल गया। अब मैं इसको रब करके cos थीटा देख लेता हूं। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना हाइपोटेन्यूस पी क्यू। पी क्यू डैश इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू यानी क्या बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड को बी कॉस थीटा। ये कितना लेंथ है बी कॉस थीटा। अब तो हो गया। अब मैं क्या करूंगा पाइथागोरस लगा सकता हूं। ये लेंथ भी पता है ये लेंथ भी पता है। तो मैं लिखता हूं किस ट्रायंगल के लिए फॉर ट्रायंगल ओ क्यू क्यू डैश। क्या बोलूंगा ओ क्यू डैश स्क्वायर ओ क्यू डैश स्क्वायर प्लस क्यू डैश क्यू क्यू डैश क्यू का होल स्क्वायर। डिस्टेंस में लिख रहा हूं ये डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू स्क्वायर। ये क्लियर है। अब मैं ओ क्यू को क्या लिख सकता हूं इसका मैग्नीट्यूड। इसको मैं इधर लिख रहा हूं और इन दोनों को इस साइड लिखूंगा। तो ओ क्यू के बदले क्या लिख सकता हूं मैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ओ क्यू मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये मैंने ओ क्यू लिख दिया। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू डैश। ये डिस्टेंस कितना ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस बी कॉस थीटा। वेक्टर में नहीं लिखना मुझे लेंथ लिखना है। तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड और ये कितना बी कॉस थीटा। तो ये कितना ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू डैश क्यू बी साइन थीटा का स्क्वायर। बी साइन थीटा का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान देना इससे बी स्क्वायर और इससे बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर एक बार लिख देता हूं बी स्क्वायर कॉमन कर लिया यहां से साइन स्क्वायर थीटा और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है। ये क्वांटिटी तो 1 होता है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फाइनली क्या हुआ किसका इक्वल टू लिख रहा हूं मैं इसी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मैं स्क्वायरिंग को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडरवुड। ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये। अब यहां से देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है तो ए का मैग्नीट्यूड पता है बी का मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच का एंगल क्या होने जा रहा है इसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड गिवन है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है थीटा पर। ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए।
आज तो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना डिराइव किया है फार्मूला, ये फार्मूला का डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जुबान पर ये रिजल्ट होना चाहिए कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये होता है। कैसे होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आना चाहिए। अगले क्लास में मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।